और आइए अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं क्या है ऑपरेशन मैगलन, समझौते के साथ क्या विध्वंस होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इजराइल गाजा युद्ध की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पहली बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, हमास के ठिकानों को तबाह किया गया, हमास लड़ाकों के भी मारे जाने का दावा। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सीज़फायर शुरू होने से पहले आईडीएफ का विध्वंस, गाजा में भीषण बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ के नए सैन्य साजो सामान गाजा पहुंच चुके हैं। एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना का हमला, रेफ्यूजी कैंप के पास इजरायली विमानों ने गिराए बम, जान बचाकर भागते दिखे लोग। एक और बड़ी खबर, आज भी गाजा में विध्वंसक जंग, आईडीएफ और सराया अल कुद्स में भीषण जंग चल रही है। अल कुद्स ने इजराइल के सैन्य वाहन पर किया हमला, अल कुद्स ने हमले का वीडियो जारी किया। एक और बड़ी खबर, इजराइल का विध्वंसक डिफेंस सिस्टम, एरो एरियल डिफेंस सिस्टम को उतारा गया। हमास के हमले को रोकने की रणनीति है इजराइल की, हवा में ही मिसाइल को तबाह करता है। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना और अल कसाम के बीच भीषण जंग, जुहर अल दिक इलाके में आमना सामना, दोनों तरफ से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ पर हमास का पलटवार, इजरायली सेना पर मोर्टार दागते दिखे हमास लड़ाके, हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया। और बड़ी खबर, जंगी माहौल में ईरान ने दिखाई ताकत, ईरान ने फतेह 2 मिसाइल का टेस्ट किया, बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 का लॉन्च किया गया, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है फतेह 2। एक और बड़ी खबर, इजरायली वायुसेना का हिजबुल्लाह पर हमला, फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले बरसाए, हवाई हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के 12 जगहों पर अटैक किए। एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर मिसाइलों की बौछार, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। तो पूरी दुनिया का ध्यान जब युद्ध विराम पर है, तब हमास का ध्यान किधर है, इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि इजराइल के सीनियर अफसर की तरफ से ये कहा गया है कि युद्ध विराम के 4 दिन वो आंखें बंद करके नहीं रख सकते। क्या ये युद्ध विराम हमास के लिए मौका है या फिर इजराइल के लिए हमास के गढ़ में और अंदर घुसने का सुनहरा मौका है? आशंकाएं कई हैं और इसी आशंकाओं के बीच 50 बंधकों को छुड़ाने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन आईडीएफ का गाजा में ऑपरेशन काफी सघन हो गया है। आईडीएफ की एक सीक्रेट ब्रिगेड मैगलन ने बहादुरी का जोरदार कारनामा करके दिखा दिया।
मैगलन ब्रिगेड जमीन पर कोहराम मचा रही है तो आसमान पर कोहराम मचाया आयरन बीम ने। युद्ध में पहली बार इजराइल ने आयरन बीम का इस्तेमाल किया है। कैसा है ये सीक्रेट हथियार, कैसे इसने हमास की मिसाइल को मार गिराया, ये सभी डिटेल कुछ ही देर में आपके सामने आपको हम बताएंगे। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल सुबह 6 बजे हो सकता है सीज फायर। बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। 50 बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिनों का होगा ये सीज फायर। सीज फायर का 4 दिनों में 50 बंधकों की रिहाई। विपिन, इस वक्त क्या ग्राउंड जीरो पर हालात आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला और अब तो टाइमलाइन भी आ गई है। कल सुबह 6 बजे से सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा और उसके बाद बंधक रिहा किए जाएंगे। देखिए, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पेशोपेश में है यहाँ के लोग और सरकार भी। सबसे बड़ी बात यह है जो सवाल आपने उठाया कि इन 4 दिनों में क्या होगा। बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है निधि, लेकिन ये जरूर है कि कल सुबह 6 बजे से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है और 6 बजे से इसको लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान कई सारी ऐसी शर्तें हैं। शर्त नंबर ये कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉर्थ गाजा में कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरी बात, साउथ गाजा में इस 4 दिनों के दौरान कोई कंप्लीट एयर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन इन 4 दिनों में हमास क्या कुछ करने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इजराइल के ऑपरेशन का क्या होगा, क्योंकि कल जो स्टेटमेंट जारी किया गया है निधि, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम बेशक युद्ध विराम कर रहे हैं, बंधकों को एक दूसरे की तरफ छोड़ रहे हैं, लेकिन हमास के खिलाफ जिस युद्ध का हमने ऐलान किया है, ये युद्ध थमेगा नहीं और तब तक नहीं थमेगा जब तक हम इनको खत्म नहीं कर देते हैं। तो इन 4 दिनों के बाद क्या होगा, और जैसा कि आंकड़ा है 230 के आसपास बंधक आज भी हमास के कब्जे में हैं। अगर 10 बंधक रोज छोड़े जाएंगे, अगर शिफ्ट वाइज भी छोड़े जाए, 5 दिन एक बार, 5 दिन एक बार, 4 दिन एक बार, फिर भी 23 दिन होते हैं। इन 23 दिनों में क्या होगा? क्या 23 दिनों में दोबारा रीअरेंज, रीग्रुप होकर हमला करेगा या फिर हमास अपने लिए कोई सेफ पैसेज लेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब वक्त आने पर मिलेगा। लेकिन ये जरूर है, बिल्कुल ये बहुत क्रूशियल सिचुएशन है इजराइल के लिए, क्योंकि जनता सड़कों पर है और वॉर कैबिनेट में भी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात आप बता रहे हैं विपिन की, दो फाड़ वॉर कैबिनेट में भी है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति है कि इन 4 दिनों में क्या होगा, क्योंकि अब तक की सिचुएशन ये है, हमले अभी भी हो रहे हैं, ब्लास्ट अभी भी हो रहे हैं, अटैक अभी भी हो रहे हैं। अब कल से ये डेडलाइन सामने आ रही है, लेकिन पूरा रोड मैप क्या है विपिन, मैं आऊंगी आपके पास। क्या है बंधकों की रिहाई का रोड मैप? आइए आपको डिटेल में इसकी जानकारी देते हैं। बंधकों की रिहाई का प्लान कैसे बनाया गया है? युद्ध विराम के लिए कितने दिन है? 4 दिन है। ये पहला फेज हम आपको बता रहे हैं। हमास 50 इजरायली महिलाएं बच्चे छोड़ेगा सबसे पहले चरण में, और जो दूसरा फेज होगा उसमें अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का युद्ध विराम होगा। देखिए 4 दिन है इजराइल के पास, और पहले फेज के तहत इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा, ये डील हुई है। दूसरा फेज में अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का सीज फायर होगा, तो ये दूसरा फेज होगा। लेकिन अभी जो 4 दिन है वो पहले फेज के अंतर्गत है, इसीलिए सबकी निगाहें इस पर है कि 4 दिन में क्या होगा और 4 दिन के बाद क्या होगा, ये भी होगा। इजराइल हर रोज 300 ट्रकों को मिस्र से गाजा में प्रवेश की अनुमति देगा, तो दूसरे फेज के तहत अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का युद्ध विराम होगा। लेकिन आपकी नजर पहले फेज पर होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। 300 ट्रकों को मिस्र से गाजा में एंट्री की अनुमति देगा, और ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी राहत है। विपिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो राहत दी जा रही है ये बहुत बड़ी है, और सबसे ज्यादा जो इसका क्रेडिट जाता है वो मिस्र को जा रहा है, इजिप्ट को जा रहा है और कतर को जा रहा है, जिसमें उन्होंने मीडिएशन किया और इस मकाम तक जाकर खड़ा किया कि बंधकों को रिहा करो और हमास अपने कैदियों को रिहा करवा लेगा। कैसे सुलझा बंधक संकट, इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने 240 को बंधक बनाया था जब हमला किया था हमास ने। व्हाइट हाउस ने कतर से बातचीत की, उसके बाद यूएस सलाहकारों की छोटी टीम फिर बनाई गई ताकि बंधकों को छुड़ाने के लिए प्लान किया था। मध्यस्थता में कतर के अलावा मिस्र की भी मदद ली गई। कतर हमास के नेताओं के संपर्क में था। बाइडेन ने खुद कतर के अमीर और इजरायली प्रधानमंत्री से बातचीत की है। वहीं 2 अधिकारियों ने दिन रात काम किया है
बंधकों की रिहाई के लिए, इस प्लान को बनाने के लिए, और फिर पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, रोड मैप बनाया गया कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल रूप में सामने आएगा। अब हम आपको बताते हैं, क्या 4 दिन का युद्ध विराम में युद्ध नहीं होगा, ये आपको बताते हैं। आशंकाएं भी बहुत सारी हैं। 4 दिन का युद्ध विराम, आईडीएफ को नहीं विश्राम। इजरायली सेना हाई अलर्ट पर इस वक्त रहेगी। आईडीएफ की रक्षात्मक गश्त जारी रहेगी इन 4 दिनों तक। जरा भी खतरा लगा तो हमला किया जाएगा। इजराइल की खुफिया कार्रवाई जारी रहेगी। ये प्लान किया गया है, ये प्लान बनाया गया है दरअसल इन 4 दिनों का। और ज्यादा प्लान को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रविंद्र नाथ सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप लोग का स्वागत है। और मैं सबसे पहले मनीष आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो 4 दिन का प्लान बनाया गया है, इसमें क्या क्या होगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, आशंकाएं बहुत सारी हैं कि युद्ध कहीं ना कहीं जारी रहेगा। क्या पूरी तरह से सीज फायर हो जाएगा? थोड़ा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए, इजरायल और हमास के बीच जो डील सामने आ रही है, हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस डील के तहत अगले 4 दिन में 50 बंधक रिहा होंगे, और वो बंधक जो हैं वो 19 साल के एज के होंगे, यानी 19 साल उनसे कम एज के बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, उनको रिहा किया जाएगा। बदले में इजरायल की तरफ से उनकी जेलों में बंद जो फिलिस्तीन के बच्चे और लड़कियां 19 साल की एज की हैं, वो 150 लोगों को रिहा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में, नॉर्थ गाजा में 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक इजराइल कोई एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, और साउथ गाजा में, पूरे साउथ गाजा में 24 घंटे अगले 4 दिन तक वो कोई एयर स्ट्राइक नहीं करेगा। इसके अलावा हमास का यह दावा है कि नॉर्थ और साउथ के बीच आने जाने के लिए फ्री रहेगा, यानी कि उस वक्त इजरायली सैनिक कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात, जो आज की तारीख में 50,000 से अधिक इजरायली सैनिक अभी गाजा पट्टी में मौजूद हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे या फिर अपनी पोजीशन से वो पीछे हटेंगे, और वैसी स्थिति में गाजा स्ट्रिप में उनकी मूवमेंट नहीं होगी। अब ये जो डील है, इस डील के अंदर दोनों पक्ष अपने अपने फायदे को तलाशने में जुटे हैं। केवल यहाँ पर 50 बंधक ही रिहा नहीं होने हैं, इसके अलावा गाजा स्ट्रिप में अगले 4 दिन क्या होगा, क्योंकि फिर इस 4 दिन के आधार पर आने वाले दिन तय होगा। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 4 दिन के बाद फिर हर दिन 10-10 बंधक छोड़े जाएंगे, तो 240 बंधकों की रिहाई के नाम पर इजरायल और हमास जंग में एक नई दशा और दिशा तय होने वाली है। बहुत बड़ी बात आपने बताई, और ये इनसाइड स्टोरी है कि इस युद्ध की दशा और दिशा इस वक्त कहां पर है, ये हमें समझा रहे थे मनीष झा। और हमारे साथ मेजर जनरल यश मौर्य साहब हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ। मौर्य साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो बंधकों की रिहाई की डील हुई है, ये अपना अपना फायदा तलाशने की डील हुई है, ताकि सौदा कर लिया जाए और बंधकों की जान बेशक बचेगी, लेकिन यहाँ पर अपने हित साधे जाएंगे, हमास की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी? देखो निधि, जब भी कोई इंटरनेशनल मीडिएशन के बाद कोई डील होती है तो विन विन डील होती है। अगर ये विन विन नहीं होती तो ये डील होती ही नहीं। तो इसका मतलब पिछले 5-6 दिन से जो है पार्ले चले होंगे हमास और इजराइल के बीच में, आईडीएफ के बीच में काफ़ी लोगों से अप्रूवल लिया गया होगा। तो मुझे लग रहा है दोनों के लिए विन विन है। इजराइल ने भी जो है पिछले 40 दिन में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बंधक एक नहीं छोड़ा पाए हैं। पूरी की पूरी जो है हमास का स्ट्रक्चर यूं का यूं बना हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी आसपास ऐसा नहीं है कि हमास की शक्ति कम हो गई है या हमास अपने घुटने पे आ गया है। तो इजराइल के अंदर दूसरी तरफ लोगों का बहुत रोष है नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ। लोग अपने बच्चों को वापस चाहते हैं, औरतें लड़कियां जो कैप्चर की उनको वापस चाहते हैं। और दुनिया में भी जो जिस तरीके का जो ये लड़ाई चल रही है गाजा में, इस पे काफ़ी नाराज़गी है लोगों की। तो मुझे ये लगता है विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से, बहुत अच्छी स्टार्ट है। एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी इसको एंकरेज करें कि ये सीज फायर लंबा चले और जो है किसी तरीके से यहाँ पे शांति हो, फिर बातचीत का कोई रास्ता आगे निकल। लेकिन मौर्य साहब, सवाल ये भी उठता है कि 150 कैदियों की रिहाई के बाद क्या ऐसा ना होगा कि हमास और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर युद्ध और ज्यादा भीषण भी हो जाए सीज फायर खत्म होने के बाद? यही सवाल रविंद्र सचदेव जी मैं आपसे पूछूंगी, आऊंगी आपके पास। लेकिन आपको बता दूं कि आखिर क्यों इजराइल को अपने दुश्मन याह्या सिनवार की एक शर्त को मानना पड़ा, ये आपको अब बताते हैं कि सिनवार की शर्त इजराइल को माननी पड़ेगी। 4 दिन के युद्ध विराम में 6 घंटे के लिए गाजा एयर स्पेस में इजरायली ड्रोन नहीं उड़ेंगे। क्या क्या होगा आपको बताने जा रहे हैं। इजरायली सेना बंधकों की लोकेशन नहीं जान पाएगी इन 4 दिनों में।
जो बंधक हैं उनकी लोकेशन नहीं जान पाई। गुप्त सुरंगों का पता लगाना भी मुश्किल होगा इस वक्त। तो ये सिनवार की शर्त रही और इसीलिए इजराइल को ये माननी पड़ेगी, ये शर्त मानना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रही हूँ सचदेव सर, कि किस तरह से ये शर्त रखी सिनवार ने और उसके बाद ये इजराइल मजबूर हुआ कि कंपेल हुआ इस बात को लेकर कि ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि बंधकों को छुड़ाना है। वेरी ट्रू। देखिए, बिग पिक्चर में देखा जाए, इजराइल जिस ऑब्जेक्टिव से निकला था, हमास को पूरा खत्म कर देना है, केवल मिलिट्री आतंकी को ही नहीं बट उसके पॉलिटिकल को भी, और अपनी होस्टेजेस छुड़ानी है। 45 दिन हो गए, इजराइल उस टारगेट के कहीं भी करीब नहीं है। रियलिटी में आप देखें, इजराइल अंडर प्रेशर था और खासकर अपनी होस्टेजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा मोमेंटम बन गया था। एक्चुअली ये जो डील है, इसमें इजराइल दोनों साइड्स को हैंडल करने का प्रयास कर रहा है। एक होस्टेजेस भी छुड़ा रहा है और दूसरा सीज फायर हो गया। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर बन गया था या बन रहा है, उसको भी हैंडल करना। आगे जाते हुए 2-3 चीज़ें मुझे दिखती है। एक तो ऐसा नहीं, जैसे शेर के मुंह खून लग जाता है। तो अगर ये शांति 4 दिन ठीक चल गई तो इजराइल को दोबारा अपना पूरा मोमेंटम जैसे अभी चल रहा था, इसको दोबारा स्विच ऑन करने में मेरे ख्याल से आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी। अभी आप कल भी देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग हुई, साउथ अफ्रीका ने कन्वीन करी थी। ग्लोबल साउथ, उसने सारे ने कंडेम किया है और सीज फायर के लिए मांग करी है। आज G20 की वर्चुअल समिट हो रही है, उसमें भी शायद कुछ निकले। हो क्या रहा है दुनिया में? वेस्ट वर्सेस द रेस्ट हो रहा है, वेस्ट वर्सेस द ग्लोबल साउथ हो रहा है। इनफैक्ट ये चुनौती भारत के लिए भी बहुत बड़ी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। ग्लोबल साउथ कैसे देख रहा है इस सिचुएशन को? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 4 दिन की शांति के बाद फिर काली रात आ जाएगी, फिर से अटैक तेज हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आशंकाओं के बादल भी मंडरा रहे हैं। एक और हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। रविंद्र सर, आऊंगे आपके पास। बंधकों के परिजन तेल अवीव में IDF मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बंधकों के परिजन हैं, होस्टेज के परिजन, सरकार से बंधकों को छुड़ाने की मांग की जा रही है इनकी ओर से। तेल अवीव से देखिए TV9 संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर जो युद्ध शुरू हुआ था, उसमें 45 दिन बाद अब युद्ध विराम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह सहमति 45 दिन बाद बनी है, और क्यों बनी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्यों झुके, इस बात को समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं, और जिस बिल्डिंग के बाहर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये डिफेंस की सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है। और अब जनता यहां तक आ चुकी थी। मतलब इस हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और सुबह सुबह का वक्त है, अभी लोग आना शुरू हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे उन तमाम लोगों के चेहरे यहां पर लगाए गए हैं जो आज की तारीख में हमास के पास बंधक हैं। और आप समझिए, इस तरह से देखिए, यहां से पोस्टर्स को देखते जाइए, यहां से लेकर वहां तक आपको इसी तरह के पोस्टर्स मिलेंगे। वो मासूम चेहरे जो निर्दोष हैं, निहत्थे थे, जिन पर हमला किया गया, और हमला करने के बाद इन तमाम लोगों को आज की तारीख में बंधक बनाया गया। पिछले 45 दिनों से लगातार इन पर नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम किसी तरह से झुकेंगे नहीं। और एक और बड़ी खबर, युद्ध में पहली बार आयरन बीम गन का इस्तेमाल हुआ है। आयरन बीम ने गाजा से आए रॉकेट को मार गिराया। लेजर किरणों से हथियार तबाह करता है आयरन बीम। ये सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव खबर है। आयरन बीम, इजराइल के पास हाई एंड हथियारों की कमी नहीं है, और इसी के तहत आयरन बीम से कई लेजर किरणें निकलती हैं जो युद्ध को और ज्यादा बड़ा करती हैं। ये देखिए तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, ये आयरन बीम सिस्टम है। इजराइल के पास हाई एंड हथियारों की कमी नहीं है और इजरायली आयरन डोम पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अब इजराइल ने युद्ध भूमि में उतारा है अपने नए ब्रह्मास्त्र आयरन बीम को। आयरन बीम मिसाइल ध्वस्त करने वाली लेजर गन है। इस लेजर गन को 2025 में तैनात किया जाना था, लेकिन अचानक शुरू हुए युद्ध में इस लेजर गन का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। आयरन बीम का काम आसमान में दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करना है, लेकिन यह आयरन डोम से ज्यादा मारक, ज्यादा अचूक और ज्यादा सस्ता भी है। आयरन बीम के बारे में और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह की होती है आयरन बीम। अभी तक आयरन डोम के बारे में आपने सुना, लेकिन आयरन बीम सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है अब आपको ये बताते हैं। क्या है इजराइल का आयरन बीम और कैसे इसने हमास की मिसाइल को नष्ट किया,
अब आपको बताते हैं, गाजा से किबुत्ज की ओर दागी गई मिसाइल। आयरन बीम ने आसमान में ही तबाह की मिसाइल। आयरन बीम से निकलने वाली लेजर लाइट मिसाइलों को नष्ट करती है। प्रकाश की रफ्तार से मिसाइल पर हमला होता है। अब आपको बताते हैं कैसे काम करता है आयरन बीम। पहला, मिसाइल को नष्ट करने के लिए ताकतवर बीम छोड़ी जाती है। फिर दूसरी बड़ी बात, यूएवी, मिसाइल, मोटार, रॉकेट को इंटरसेप्ट किया जाता है इसके जरिए। तीसरी बड़ी बात, आयरन डोम के साथ साथ ये काम करता है 100 से 150 किलोवाट लेजर बीम इससे आती है और 7 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है और उसके बाद टारगेट पर अटैक किया जाता है। अब आपको बताते हैं आयरन बीम और आयरन डोम के बीच अंतर क्या है। देखिए, दो बातें एक साथ। आयरन बीम क्या है, आयरन डोम क्या है। एक बीम फायर करने में $100 का खर्चा आता है, तो आयरन डोम एक फायर में $60,000 का खर्चा आता है। इसके अलावा गोला बारूद की जरूरत नहीं होती। आयरन बीम में ज्यादा आसान तरीका है, आयरन डोम में मिसाइल का इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जल्दी छिपाना बेहद आसान है, वहीं जल्दी छिपाना मुश्किल होता है आयरन डोम सिस्टम के तहत। कौन शक्तिशाली है आप खुद आकलन कर सकते हैं। बादल बारिश में काम नहीं करता आयरन बीम, लेकिन वहीं आयरन डोम की बात करें तो हर मौसम में ये काम करता है। दोनों में फर्क है। अभी तक आयरन डोम सामने था, अब आयरन बीम के जरिए वार करने की कोशिश है। मोर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो सिस्टम है आयरन बीम, जो कि सबसे ज्यादा अचूक माना जा रहा है, सबसे ज्यादा सटीक माना जा रहा है, लेकिन बारिश में, मौसम के बदलाव में ये काम नहीं करेगा। चुनौतियां भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। आप कितना कारगर मानते हैं इस सिस्टम को, आयरन बीम सिस्टम? देखो निधि, इजराइल लीडिंग प्लेयर है टेक्नोलॉजी में और कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं और R&D इनकी बहुत स्ट्रांग है। यूएस के साथ इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, से वहाँ भी इनको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मिलती है। लेकिन ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी निधि, जब अनकन्वेंशनल फोर्सेस आती हैं, जब आपके पास जो है आपने गुरिल्लाज को फेस करना है, फाइटर्स को फेस करना है, सब फेल हो जाती हैं। 7 अक्टूबर को बेस्ट सर्विलेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड फेल्ड। तो आयरन बीम, आयरन डोम ठीक है, दिस ओके फॉर अ कन्वेंशनल वॉर, जहां आपको एनिमी के रॉकेट्स को या मिसाइल्स को वो करना हो, बट जहां आपने लड़ाकुओं का मुकाबला करना हो, वो अमेरिका भी जाग चुका है। इजराइल को भी ये पता चल गया कि इनको जो है टेक्नोलॉजी से नहीं, इसके लिए यू नीड बूट्स ऑन ग्राउंड, यू नीड टू फाइट देम, और इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, और इस पूरी लड़ाई के अंदर आप देखना ये प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी को, जिससे कि जब भी लड़ाई खत्म होगी इनको पैसे की जरूरत होगी और इस पूरी टेक्नोलॉजी को बेचने की कोशिश करेंगे दुनिया भर में। सो दे आर लीडिंग प्लेयर्स इन टेक्नोलॉजी, सो इट मस्ट बी गुड, बट मतलब ये हाईटेक तरीका है। एक क्विक रिएक्शन सरदाना सर आपसे, एक हाईटेक तरीका है आयरन बीम के जरिए पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। रोबिंदर सचदेव जी, माफ कीजिएगा, मैं आप बताइए इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या ये हाईटेक तरीका है, हाई एंड तरीका है कि इससे आसानी से वार किया जा सकता है? डेफिनेटली यस। देखिए, दुनिया की सारे देश एक्चुअली लेजर को लेके एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लेजर से शूट करा जाए किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को। चैलेंज लेजर में सबसे बड़ा होता है कि बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है लेजर बीम को जनरेट करने की। तो ये मोबाइल नहीं होते इतने ज्यादा, क्योंकि आपको बड़े बड़े जनरेटर सेट से बहुत हाई एनर्जी जनरेट करनी होती है। एंड दूसरा, ऐसा जैसे वेदर का बताया गया, रशिया भी डेवलप कर रहा है, बाय द वे यूक्रेन में इस्तेमाल शायद होने की बात हो रही थी। तो यस, आयरन बीम इनका मार्केट में अगर डेमोन्स्ट्रेट हो गया। बड़ी बात आप कह रहे हैं रोबिंदर सर की, ये जो आयरन बीम तरीका है, एक आयरन और शक्तिशाली माध्यम से ये कोशिश है कि अब वार किया जाए, हाईटेक अंदाज में वार किया जाए इजराइल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोबिंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यश मौर्य जी आपके साथ जुड़ने के लिए।